गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर हैं कक्षा 10th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 87 तिथि 17/2/2021 के लिए। यहाँ ये वर्कशीट आई है और यहाँ पर पुनरावृत्ति चल रही है, यानी कि रिवीजन चल रहा है चैप्टर 5 की, यानी कि पुनरावृत्ति 1, यानी कि ये शुरुआत हुई है समानांतर श्रेणी, यानी कि जो एपी है, एपी का ये फर्स्ट पार्ट जो है रिवीजन का शुरुआत यहाँ पर हुई है। तो चलिए इसमें क्या है हम आपको बताएंगे, और उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे और आपको 10th क्लास से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं उनका अपडेशन साथ के साथ में मिलता रहे। तो चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर आपके लिए क्या लिखा हुआ है। समानांतर श्रेणी यानी कि जो एपी है, संख्याओं को की एक ऐसी सूची है जिसमें दिए गए पहले पद से शुरू करते हुए प्रत्येक पद, यानी कि जो टर्म्स हैं, पद मीन्स टर्म्स, पहले पद के अतिरिक्त अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। यानी कि जो टर्म होती है, जो टर्म्स आती हैं, तो यानी कि जो पहली टर्म होगी उससे जो अगली टर्म होगी, यानी कि उस टर्म में और उस टर्म में, यानी कि बीच में जो डिफरेंस है वो यानी कि इक्वल आता रहेगा और बढ़ता रहेगा, तो उसको कहा जाता है एपी। सूची की प्रत्येक संख्या पद कहलाती है। जो टर्म है यानी कि प्रत्येक जो सूची है, यानी कि प्रत्येक जो अंक हैं वो क्या कहलाएंगे, उसकी टर्म्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? उसकी टर्म्स कहलाएंगे। ये निश्चित संख्या जो होगी, अर्थात प्रत्येक पद का अपने पिछले पद से अंतर, यानी कि जो पिछला पद है उससे अंतर जो कहलाता है वो कहलाता है सार अंतर, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। पद को कहा जाता है टर्म और इसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। ठीक है जी। आगे यहाँ पर यह सार अंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। इसे डी द्वारा निरूपित किया जाता है, यानी कि डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर ये फॉर्मूला है an = a1 प्लस में n-1 इंटू के डी। तो ये डी जो है कॉमन डिफरेंस है, a1 यानी कि जो फर्स्ट टर्म है, n मीन्स यानी कि जो हमारी nth टर्म जो होगी, श्रेणी का nवां पद, ये श्रेणी का पहला पद, ये पदों की संख्या कितनी है और सार अंतर क्या है। जो चीज़ हमें निकालनी है तो इस फॉर्मूले के माध्यम से हम ये चीज़ें निकाल सकते हैं जो इसके अंदर दी हुई हैं। ए मीन्स प्रथम पद के हैं, यानी कि a1 के हैं या a के हैं। डी मीन्स सार्वंतर n पदों की संख्या, l के हैं या फिर an के हैं, दोनों का मतलब यहाँ पर इक्वल ही होता है। l मीन्स अंतिम पद, l बराबर a प्लस में n-1 इंटू डी, यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसको यहाँ पर कह सकते हैं। और Sn = होता है प्रथम n पदों का योग। Sn मीन्स यानी कि जो पहले n पद हैं उनका योग क्या होता है, तो ये Sn कहलाता है। समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप की अगर बात की जाए तो a प्लस में d, a प्लस में 2d, a प्लस में 3d, ये व्यापक रूप होता है। यहाँ a प्रथम पद और d सार अंतर है। a क्या है यहाँ पर? प्रथम पद, और d क्या है? सार अंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस है। समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग निकालने के लिए आपको यहाँ पर पता है कि जो फॉर्मूला है वो है Sn = n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। ये किसी में भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं सम निकालने के लिए, लेकिन अब जिसमें हमें पहला पद और अंतिम पद दिया हो तो उसमें हम ये यानी कि ये फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn = n/2 इंटू a प्लस l के हैं, या फिर इसकी l की जगह an हम कह सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर इस फॉर्मूले के अनुसार यहाँ पर बताया भी है। तो यहाँ पर आगे है, ये फॉर्मूले हैं, इनको अच्छी तरीके से आप याद करें। यदि ABC AP है तो BA तथा C का समानांतर माध्य कहलाता है। तो माध्य क्या कहलाता है? यहाँ पर an अगर हम निकालते हैं तो n निकालने का फॉर्मूला होता है Sn-1। जो Sn हमने निकाला है उससे जस्ट एक पहली वाली टर्म को अगर हम माइनस कर देते हैं तो an हमारा निकल के आ जाता है। और अगर हमें b को निकालना है तो b को निकालने के लिए यानी कि a और c को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो यानी कि मिड टर्म
यानी कि टर्म जो है वो हमारी निकल कर आ जाएगी। इसको समानांतर माध्य कहा जाता है। सार अंतर अगर यहाँ पर d ग्रेटर देन 0 है तो धनात्मक होगा, यानी कि जो d की संख्या है अगर वो 0 से बड़ी है तो d का मान यानी कि 10 है तो उदाहरण यानी कि 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से यानी कि ये बढ़ते क्रम में होगी। और यहाँ पर आगे अब बात करें d अगर ऋणात्मक है यानी कि d की वैल्यू अगर 0 से कम है तो वो ऋणात्मक होगी। तो मीन्स यानी कि जैसे अगर d की वैल्यू 25 है तो यहाँ पर जो संख्या होगी वो घटते हुए क्रम में जाएगी। 100, 75, 50, 25, 0 इस तरीके से वो घट रही है, घटते हुए क्रम में जा रही है, यानी कि माइनस में वो जाएगी। आगे यहाँ पर d अगर 0 है, d अगर 0 है यानी कि 0 है तो d का मान 0 होगा। और यहाँ पर उदाहरण यानी कि वो जो सारे टर्म्स हैं वो यानी कि इक्वल होंगी। 5, 5, 5 है तो 5, 5 ही वो होगी। आगे यहाँ पर ये सवाल दिए गए हैं, 7 सवाल हैं। इन सवालों को मैं अगली वर्क पेज पे आपको कराऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कोविड के संदर्भ में उचित परिहार संबंधी कैप्शन संदेश आपको दिया जा रहा है। 2 गज अथवा 6 फुट की शारीरिक दूरी का अवश्य पालन करें। तो इन सवालों को हम अगली सीट पर करते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला सवाल हम लेते हैं कि पहला सवाल हमारा किस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पर पहला सवाल आप देख सकते हैं, एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जिसका प्रथम पद ए है और सार अंतर डी है। तो यहाँ पर ए ये दिया हुआ है, डी ये दिया हुआ है। इंग्लिश में आप पढ़िए, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स हमें फाइंड करनी है। ए पी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज डी आर गिवन एज फॉलोज। तो मीन्स ए हमें यहाँ पर लिख लिया हमने इसके अनुसार। तो A1 के हैं या A के हैं वो हमारा 10 है। A2 अगर निकालना है, कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, A2 कहेंगे तो A प्लस में D, यानी कि हम यहाँ A 10 है और D भी हमारा 10 है तो 10 + 10 यानी कि 20 हमारा हो गया। A3 अगर हम कहें तो A3 को हम ऐसे भी कह सकते हैं A2 प्लस में D। तो A2 हमारा कितना है, A2 हमारा होगा यहाँ पर 20 हो गया है क्योंकि ये हमने अभी निकाला है। और यहाँ पर D हमारा 10 है तो 20 में 10 ऐड किया, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो संख्या जो निकल कर आ रही है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ, उससे अगली संख्या निकलती जाएगी। तो यहाँ पर हमने कॉमन डिफरेंस ऐड किया और ये 30 आ गया। ऐसे ही F4 निकालेंगे तो A3 में जो A3 निकल कर आए उसमें हम D को ऐड करें तो अगली टर्म आ जाएगी A4 आ जाएगी। तो A3 हमारा 30 है, D हमारा 10 है, 30 और 10 को ऐड किया तो ये 40 आ गया, यानी कि 40 हमारा आ गया। अब इसका दूसरा मेथड भी है, तो यहाँ पर मैं इस सवाल को आपको दूसरे मेथड से यहाँ पे करा के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले A1 के हैं तो हमारी -2 है, A2 हमारी A प्लस में D यानी कि -2 प्लस में 0 तो -2, A3 इक्वल टू A प्लस 2D। यहाँ पर हमने A2 और D कहा है, यहाँ पर A प्लस 2D कहा है, 2D ये 2D है तो -2 प्लस में 2 और D की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो 2 की 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा और 0 को -2 में ऐड करेंगे तो -2 ही रहेगा। A4 को करेंगे तो A4 इक्वल टू A प्लस में 3D। तो A हमारा -2 है, 3 इंटू में D करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और इसमें 0 में -2 ऐड करेंगे तो -2 ही हमारा यहाँ पर रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है A इक्वल टू 4, D इक्वल टू -3। तो A इक्वल टू 4 है, A2 अगर हमें निकालना है तो A2 इक्वल टू A प्लस में D यानी कि 4 प्लस में ब्रैकेट में -3 इक्वल टू, यानी कि इसमें से 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। A3 इक्वल टू A प्लस में 2D होगा, यानी कि यहाँ पर अगर 3 है तो यानी कि उससे एक कम हमें लेना होता है तो A प्लस में 2D। तो यहाँ पर 2D तो 4 A हमारा कितना है 4 है और प्लस में 2 हमारा यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है और यहाँ पर ये -D है हमारा -3। यहाँ पर 4 ही रहेगा और 2 की -3 के मल्टीप्लाई करें -6 और यहाँ पर आंसर आ जाता है हमारा, यानी कि A3 आ जाता है -2। अगला इसी में अगली जो टर्म निकालनी है A4 निकालनी है तो A प्लस में 3D। तो 4A मीन्स यानी कि 4 है हमारा और प्लस में 3 ही है और D हमारा कॉमन डिफरेंस है -3। तो -3 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे -9 और यहाँ पर 4 है, 4 में से 9 को अगर माइनस करेंगे तो -5 हमारा आएगा। तो इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसमें अगला सवाल है व्यापक रूप हमें ज्ञात करना है कि इसका व्यापक रूप क्या होगा। नंबर 2 क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी 4, 7, 10, 30 का व्यापक पद लिखिए। तो फाइंड द जनरल टर्म। जनरल टर्म हमें निकालने तो जनरल टर्म होती है हमारी ये जनरल टर्म हमारी कहलाती है। ये जनरल टर्म है an इक्वल टू A प्लस में n-1 इंटू D। ये जनरल फॉर्म है हमारी, क्या है ये है हमारी जनरल फॉर्म।
जनरल टर्म कहा जाए। तो यहाँ पर ए हमारा 4 है, A2 हमारा 7 है, A3 हमारा 10। डी निकालना हो तो A2 माइनस के A1 करेंगे, 7 माइनस 4 यानी कि हमारा हो जाएगा 3, ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम जनरल टर्म के माध्यम से n अगर निकालेंगे तो n इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो इसके अनुसार अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे लिए वैल्यू दी हुई है। तो a की वैल्यू 4 दी हुई है, n माइनस 1 ये यही रहेगा और d की वैल्यू है 3। तो यहाँ पर हमने इसको ओपन कर लिया ब्रैकेट को, यहाँ पर इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n हो जाएगा, 3 की माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 हो जाएगा। तो 4 में से 3 माइनस किया तो 1 आ गया और 3n हमारा ये हो गया। और इन दोनों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3n प्लस में 1। तो यानी कि an की वैल्यू जो हो गई हमारी वो हमारी हो गई 3n प्लस में 1, हमारी ये वैल्यू निकल कर आ गई। तो इस तरीके से हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा व्यापक रूप हो गया। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, 35, 30, 25 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। कौन सा पद पूछा है, तो कौन सा पद होगा तो वो पद हमें बताना है कि वो पद कौन सा है जो ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले A1 35 हो गया, A2 हमारा 30 हो गया, A3 25, D हमने निकाला तो A2 माइनस के A1 यानी कि 30 माइनस के 35 तो मीन्स यानी कि माइनस 5 आ गया। आगे हमें n निकालना, तो n हम यहाँ पर लेट करके चल रहे हैं यानी कि मान के चल रहे हैं, लेट मीन्स माना, हम मान के चल रहे हैं कि n की वैल्यू जो है यहाँ पर 0 मान के चल रहे हैं, क्योंकि 0 के बाद में जो भी नंबर आएंगे वो यानी कि नेगेटिव आएंगे। तो n इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू यहाँ पर 35, n हमारा n ही है और 1 ही है, d की वैल्यू -5 है। इसको -5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया जैसे पहले क्वेश्चन में किया है, तो -5n और 5 आ गए, 35 है, 35 और 5 कितने हो गए 40 और ये -5n। अब यहाँ पर इसको जब यहाँ पर अदर साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ पर -5n इक्वल टू 40 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5n इक्वल टू 40, तो n इक्वल टू 40 अपन में 5, ये 8 क्या आया है, सिर्फ हमारा अभी n आया है, यानी कि वो टर्म नहीं आई है कि कौन सी होगी, अभी हमारे पास ये n टर्म्स आई, यानी कि 0 जब होगा तो हमारी 8वीं टर्म आएगी। 8वीं से जो अगली टर्म होगी वो यानी कि 9वीं टर्म होगी n प्लस में 1। तो 9th टर्म जो होगी वो हमारी क्या होगी, वो हमारी ऋणात्मक होगी और वो संख्या क्या होगी, -5 होगी। ऋणात्मक जो होगी वो कौन सी होगी, वो संख्या हमारी 5 होगी, क्योंकि यहाँ पर जो an संख्या हमारी निकल कर आई है, nth जो संख्या आई है वो हमारी -5 आएगी। यहाँ पर an 0 है और ये उससे अगली जो संख्या रहेगी वो -5 निकल कर हमारी आएगी। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ फॉर में 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे। तो हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, यानी कि 10 से 250 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से भाग होती हैं, यानी कि 4 की मल्टीपल हैं, 4 की मल्टीपल है यानी कि 4 से डिवाइड होती है। तो a मीन्स यानी कि 10 के बाद में कौन सी संख्या ऐसी जो 12 से यानी कि 4 से भाग होती है, तो वो संख्या है पहली 12। अब लास्ट में यानी कि 250 से कौन सी संख्या ऐसी कम है जो कम हो और यानी कि जस्ट कम, यानी कि तुरंत बाद में जो आए वो संख्या, यानी कि 250 को अगर भाग करते हैं तो 4 से, तो 248 एक ऐसी संख्या आती है जो पूरी भाग होती है। तो यानी कि an हमारी ये हो गई, n के हैं या फिर इसको l के हैं। a हमारा 12 हो गया, d हमारा यानी कि यहाँ पर ऑलरेडी जिस संख्या के बारे में कहा जा रहा है कि इस संख्या के गुणज की बात की जा रही है, मल्टीपल की बात की जा रही है, तो वो संख्या ही कॉमन डिफरेंस होती है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमारा 4 हो गया। तो आगे यहाँ पर हम निकालते हैं an बराबर यानी कि इक्वल का साइन a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो n हमारा 248 है, a हमारा 12 है, n माइनस 1 ये इसकी वैल्यू नहीं दे रखी, d इक्वल टू यानी कि ये 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 12 को अदर साइड में इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, 248 माइनस के 12 और ये 4 को हम यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4n माइनस के 4 हो जाएगा, ये हमारा 4 है। ठीक है जी। इसके बाद में यहाँ पर 248 में से 12 के 236 बचा, इस 4 को माइनस को अदर साइड में ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, और 236 और 4 को प्लस किया तो 240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4n बराबर 240 बटे में 4 यानी कि ये हमारा 60 आंसर आ गया। तो मीन्स यानी कि इसके अंदर इतनी कितनी संख्याएं हैं, जो 60 संख्याएं ऐसी हैं जो यानी कि 4 से भाग होंगे, 10
और 250 के बीच में, मिडल में। तो इस तरीके से हम इस सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक एपी लिखिए। एपी हमें फाइंड करना है जिसका व्यापक रूप ये दिया हुआ है। ऑलरेडी व्यापक रूप हमें दे रखा है। राइट द एपी हुज nth टर्म, nth टर्म आपको ऑलरेडी दे रखी है 5n प्लस में 4। तो an यानी कि हमारा दिया हुआ है 5n प्लस में 4। तो अब यहाँ पर हम लेट करते जा रहे हैं। लेट की वैल्यू पहले हमने 1 पुट करी, तो यहाँ पर हमारा 1 हमने जहाँ n है वहाँ पे 1 पुट करा, तो a1 इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस में 4। तो 5 की 1 की मल्टीप्लाई करी 5 और 4 प्लस में ऐड करा, तो ये हो गया हमारा 9। इसी तरीके से हमने फिर लेट किया 2, n की वैल्यू कितनी पुट करी, 2 पुट करी, तो a2 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस में 4 इक्वल टू ये हो जाएगा 5 टू 10 और प्लस में 4 यानी कि 14 हो जाएगा। यहाँ पर अब हमने लेट किया, यहाँ पर n इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 3 जब हम लेट करें तो a3 इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस में 4, 5 3 15 और प्लस में 4 यानी कि 19। तो AP हमारी निकल कर आ गई 9, 14 और 19 डैश डैश डैश। इस तरीके से वो कंप्लीट इनफाइनाइट चलती रहेगी आगे। तो इस तरीके से हम ये AP फाइंड कर सकते हैं इजीली। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 22 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमारे लिए दिया हुआ है D, और 22वां पद हमें दिया हुआ है। 22वां पद मीन्स यानी कि A22 कहें या फिर L हम कह सकते हैं। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इज इन विच D इक्वल टू 7 एंड 22 टर्म्स इज 149 ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पर हम जनरल टर्म्स लिख रहे हैं। जनरल टर्म्स हमारी a प्लस an इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारी जनरल टर्म हमने लिखी। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। a22 के लिए लिख रहे हैं तो a प्लस में 21d लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a22 हमारा 149 दे रखा, तो 149 हमने यहाँ से लिख दिया, और यहाँ पर a की वैल्यू नहीं दे रखी तो a यहीं पर छोड़ेंगे। 21 है। डी की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, कितनी गिवन है, 7 गिवन है, तो 7 हमने यहाँ पर रखा। 7 और 21 की मल्टीप्लाई करी 147 को अदर साइड में इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। तो 149 में से 147 माइनस हुआ तो a इक्वल टू 2 आ गया हमारा। a इक्वल टू कितना आ गया, a इक्वल टू हमारा आ गया 2 निकल कर। तो 2 निकल कर आ गया। अब यहाँ पर आगे फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, क्या फाइंड करना है, यहाँ पर प्रथम 22 पदों का योग हमें ज्ञात करना है, यानी कि सम फाइंड करना है। 22 टर्म का सम फाइंड करना है। तो अब कैसे हम फाइंड करेंगे, तो चलिए यहाँ पर अब हम आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर अब हमें फॉर्मूला लगाना है Sn वाला। Sn इक्वल टू n/2 इंटू के a प्लस में l। तो यहाँ पर n कितना है, अब हमारा 22 है। तो यहाँ पर n 22/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 149 l कहें या फिर इसको an कहें। तो 2 से हमने 22 को काट दिया 11 बार। यहाँ पर इन दोनों को ऐड किया 151 और इनको मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 1661। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, AP हमारी 21, 18 और 15 है का कौन सा पद -81 होगा, क्या कोई पद 0 भी होगा? अपने उत्तर की पुष्टि करने के लिए कारण दीजिए। नंबर 7, which terms of an AP 21, 18, 15 dash 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 is -81 also is any term 0, give reason for your answer। तो रीज़न भी हमें देना है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जब सबसे पहले a हमारा 21, a2 हमारा 18, d हमारा 18 माइनस के 21 इक्वल टू माइनस के 3। तो an हमारे यहाँ पर हमारे लिए दिया हुआ है -81। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला हम जनरल टर्म वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। an इक्वल टू a प्लस में n-1 इंटू डी। तो an की जगह हमने 81 रखा, a हमारा 21 है, n-1 इस एम डी जाएगा, d की वैल्यू -3। तो यहाँ पर 21 को अदर साइड में अगर हम लेके जाएंगे तो माइनस में जाएगा। तो -81 माइनस के 21 और इस 3 को भी अपॉन में लेके जाएंगे, अदर साइड में लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, अदर साइड में गया तो डिवाइड में गया। और यहाँ पर n-1 ये सेम एज इट इज यहीं पर रहेगा। आगे यहाँ पर इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 102 आता है और बटे में यहाँ पर 3 है, माइनस का है दोनों। तो यहाँ पर ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गई और 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 34 आ जाएगा और n-1 हमारा यहाँ पर ये है। इसके बाद में यहाँ पर ये 1 को अदर साइड में लेके जाएंगे तो n की वैल्यू जो होगी वो हमारी 35 निकल कर आ जाएगी। आगे यहाँ पर अगर हमसे कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर n की वैल्यू 0 है तब क्या होगा, यानी कि 0 कभी होगी तो 0 हमें निकालनी है। तो यानी कि n इक्वल टू
हम a प्लस में n माइनस वन इंटू डी ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर n की जगह 0 पुट करेंगे तो a हमारा 21 n माइनस वन इंटू डी हमारा फिर -3, यहाँ 3 या 21 को अदर साइड में लेके जाएंगे, यहाँ प्लस में है इधर जाएगा माइनस में, और 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है अदर साइड में जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गई और 3 से हमने 21 को डिवाइड किया तो ये 7 आ गया, और 7 बराबर n माइनस वन, तो n बराबर हो जाएगा 7 प्लस में 1 यानी कि 8वीं टर्म होगी जो 0 होगी। तो मुझे लगता है कि ये सवाल सभी बच्चों को समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो। तो आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।